बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अकाउंटिंग में पार्टनरशिप रिटायरमेंट के मुतालिक बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किसी फ़र्म में या किसी बड़ी कंपनी में कोई पार्टनर अगर चला जाता है तो उस कंपनी पे इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं और उसके जाने से पहले और जाने के बाद उसकी बैलेंस शीट क्या होती है और उसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है और ये हिसाब किताब किस तरीके से होता है। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसके लिए सवाल है हमारे सामने एक कि सलीम, उसामा एंड तलहा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1:1. द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म स्टूड एट एज अंडर। ठीक है, ये इनकी जो है बैलेंस शीट है जिसमें कैश है 30,000, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 1,50,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,10,000, जबकि लैंड और बिल्डिंग है 8,35,000। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो इसकी टोटल जो कीमत होगी वो 11,25,000 बन रही है। जबकि इसके दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो अकाउंट पेएबल जो है, जो हमें जो कर्ज़ है हमारे ऊपर, वो 75,000 अदा करने हैं। जबकि तीनों जो सलीम, उसामा और तलहा के जो कैपिटल्स हैं, कारोबार में जो पैसा लगा हुआ है इनका, उनमें से सलीम का जो कैपिटल है वो 3,80,000 है, जबकि उसामा का जो कैपिटल है वो 4,20,000 है, जबकि तलहा का जो कैपिटल है वो 2,50,000 है। इस तरह दोनों साइड बराबर हैं 11,25,000 से। अब आप आगे मुलाहिजा करें कि तलहा जो है, तलहा रिटायर्स ऑन द अबाउट डेट, और तलहा जो है वो रिटायर हो जाता है एंड इज़ पेड द अमाउंट इक्वल टू द बुक वैल्यू आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। और इसके जो पैसे दिए जाते हैं उतने ही दिए जाते हैं जितना कि ये कारोबार में लगाता है। ठीक है, और इसके बाद कहता है अवेलेबल कैश इज़ पेड टू हिम एंड ही इज़ इश्यूड अ नोट पेएबल फॉर द इश्यू बैलेंस। तो एक तो इसको कैश देता है जो कि बैलेंस शीट में जितने भी कैश लिखे हुए वो इसको एक तो दे दिया जाता है। दूसरा इसको क्या किया जाता है, बाकी जो रिमेनिंग इसके जो पैसे होते हैं, ये जो रुपए होते हैं, ये इसके बदले में इसको एक नोट पेएबल दिया जाता है। नोट पेएबल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सवाल आगे जाके हल करना है कि हमें जो है तलहा की रिटायरमेंट के बाद जो बैलेंस शीट है वो बनानी है हमें। तो इस तरीके से हमें इसकी ये 3 रिक्वायरमेंट है। तो चले शुरू करते हैं, हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पहली जो बात है वो देखनी है हमें। क्या है, ये कह रहा है कि अलाउंस फॉर बेड डेब्ट इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब पहले तो आपको ये बता दो कि अलाउंस फॉर बेड डेब्ट क्या होता है। अलाउंस फॉर बेड डेब्ट ये होता है कि अगर आपको कोई पेमेंट मिलने वाली हो और वो ना मिले या डूब जाए या जिसके मिलने की उम्मीद ना हो, इसे अलाउंस फॉर बेड डेब्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये होता है अकाउंट रिसीवेबल पे। अब आगे लिखा हुआ भी है कि अलाउंस फॉर बेड डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, के अकाउंट रिसीवेबल पर 10% जो है ये पैसे जो हैं हमें नहीं मिलेंगे। अब अकाउंट रिसीवेबल की कीमत कितनी है, आप अगर यहाँ आ जाएँ इसकी पुरानी बैलेंस शीट पे तो अकाउंट रिसीवेबल है 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 जो है अकाउंट रिसीवेबल है और हमें इसका 10% नहीं मिलेगा। तो अकाउंट रिसीवेबल का 10% कैसे निकलेगा, हमें करना ये है कि 1,50,000 को जो कि मिलने वाले अकाउंट रिसीवेबल को, इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे। जो भी जवाब आएगा इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से इसलिए कि ये पैसे डूब गए हैं या हमें नहीं मिलने के, कोई मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 15,000 रुपये है। देखिए, हम कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटर में कि हमने कैलकुलेटर में जो है 1,50,000 लिखेंगे और इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड की साइन है 100 से। ठीक है, और जो जवाब आएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो आप देखें 15,000 रुपये आ गए। तो चूँकि ये हमारे पास 15,000 रुपये आ गए, तो ये जो 15,000 हैं ये हमारा लॉस है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट में ये होता है कि जब
लॉस होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, और जब फ़ायदा होता है तो इसको क्रेडिट करते हैं। तो देखिए रेवोल्यूशन अकाउंट में हमने डेबिट किया है 15,000 से, इसका मतलब हमारा लॉस हुआ है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट 15,000 से डेबिट हुआ और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 15,000 से क्रेडिट। अब देखें सवाल में 3 बातें लिखी हुई हैं। एक तो है अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। नंबर 2 लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज बाई 20%। और तीसरा लिखा हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बी रिड्यूस्ड बाई ₹40,000। ये बातें लिखी हुई है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि गिव एंट्रीज टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबाव, कि हमें एक तो एंट्रीज बनानी है। नंबर 2 ये कह रहा है कि प्रीपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट, और दूसरा ये कह रहा है कि हमें रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, और तीसरा ये कह रहा है कि प्रीपेयर बैलेंस शीट। अब ये कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज बाय 20%, के ज़मीन लैंड एंड बिल्डिंग के ज़मीन और बिल्डिंग की जो कीमत है वो बढ़ गई है 20%, बढ़ गई थी 20%। अब इसकी पुरानी कीमत क्या है 8,35,000, 8,35,000। इसकी हमें 20% जो रेट बढ़ गए हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। इसके निकालने का तरीका ये है कि 8,35,000 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। जो भी जवाब आएगा इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो बढ़ गई है। तो इसकी जो कीमत बढ़ी हुई है वो 1,67,000 है, यानी 1,67,000 जो है ये इस पर बढ़ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको कैलकुलेटर से भी करके देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम 8,35,000 कैलकुलेटर में लिख रहे हैं, और इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। जो जवाब आएगा उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,67,000। तो 1,67,000 जो है ये इसकी कीमत बढ़ गई है। तो 1,00,000। अच्छा, अब आपको एक बात बताना भूल गया कि रेवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है। जब हम हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट में अगर फ़ायदा हो, गेन हो, तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और जब रेवोल्यूशन अकाउंट में लॉस हो या नुकसान हो तो इसको डेबिट करते हैं। तो पहली एंट्री में आपको बताना भूल गया कि रेवोल्यूशन अकाउंट हमने इसीलिए क्रेडिट किया था क्योंकि हमें जो है 15,000 रुपये जो अकाउंट रिसीवेबल के मिलने थे वो नहीं मिले थे, तो वो जो है डेबिट हो गया रेवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि उस वक्त हमें लॉस हुआ था। तो हमने रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट किया था। अब दूसरी एंट्री में ये जो हम कर रहे हैं इसमें ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग पे 20% इजाफा हो गया, यानी 1,67,000 हमें फ़ायदा हुआ। 1,67,000 फ़ायदा होने की वजह से क्या होगा कि इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये एक तरह से एसेट्स है, तो एसेट जब बढ़े तो डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये हमारा एसेट्स है, तो इसकी कीमत जो बढ़ गई 1,67,000 से, तो ये डेबिट हुआ। तो 1,67,000 डेबिट, और रेवोल्यूशन अकाउंट जो है ये हमारा फ़ायदा हुआ क्योंकि 20 से इजाफा हुआ। और आपको पता है कि जब रेवेन्यू हो, इनकम हो या फ़ायदा हो, तो ये हमारी इनकम है, तो ये फ़ायदा हो तो ये जब बढ़े तो क्रेडिट होता है। तो देखिए रेवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है क्योंकि ये हमारी आमदनी है, हमें फ़ायदा हुआ है। तो 1,67,000 से रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम ये तीसरी एंट्री की तरफ आ जाते हैं कि लिखा हुआ है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बी रिड्यूस्ड बाय 40,000, के मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो कीमत है इसमें बैलेंस शीट में लिखी हुई है 1,10,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें कमी आ गई, कहता है 40,000 की। तो ये देखें ये हमारा नुकसान हो गया। तब आप अगर ये तीसरी एंट्री देखें तो मैंने आपको कहा था कि रेवोल्यूशन अकाउंट में जब लॉस में हो तो इसको हम डेबिट करते हैं। तो देखें तीसरी एंट्री में रेवोल्यूशन अकाउंट चूँकि लॉस में है, घाटे में है, ये हमारा नुकसान हो गया, तो ये 40,000 से डेबिट हो जाएगा। और इसके मुकाबले में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा असेट्स है, तो असेट्स जब घटे तो क्रेडिट। तो देखिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा असेट्स है तो घट गया 40,000 से, तो ये क्रेडिट हो गया। तो इस तरह ये हमारी तीनों एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए तीनों एंट्रियाँ कर ली, अब हमारा एंट्रियाँ तो ख़त्म हो गई। अब हमें ये करना है कि ये देखना है कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप देखें कि रेवोल्यूशन अकाउंट की जो डेबिट की एंट्रियाँ हैं वो लॉस की हैं, और जो क्रेडिट की एंट्री है वो इनकम की है। तो हम ये करेंगे कि रेवोल्यूशन का जो क्रेडिट की एंट्री है, जो पैसे हैं उसमें से डेबिट को, या डेबिट में से जो बड़ी रकम है इसमें छोटी निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कि हमें लॉस हुआ या फ़ायदा हुआ। ठीक है,
तो अब आप देखें कि इसमें रेवोल्यूशन अकाउंट जो है एक बार 15,000 से डेबिट है और एक बार 40,000 से डेबिट है, यानी 55,000 डेबिट के हैं रेवोल्यूशन अकाउंट के। जबकि जो बीच वाली एंट्री है इसमें रेवोल्यूशन अकाउंट फ़ायदे की सूरत में, इनकम की सूरत में 1,67,000 है। तो 1,67,000 में से जो कि क्रेडिट के हैं इसमें से हम माइनस कर देंगे डेबिट रेवोल्यूशन अकाउंट के 40,000 और 15,000, तो रिमेनिंग हमारे पास आप करके देखें 1,12,000 रह जाएंगे। तो ये 1,12,000 हमारा फ़ायदा है। तो चूँकि 1,12,000 हमारा फ़ायदा है जो कि रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट की सूरत में है, अब हम इसको ख़त्म करेंगे और ख़त्म करके, क्योंकि हमें रेवोल्यूशन अकाउंट का खाता नहीं रखना है, अब हमें इसको गेन के खाते में डाल देना है। ठीक है, तो हम इसको गेन के खाते में डालेंगे। तो चूँकि फ़ायदा हुआ है तो गेन के खाते में, अगर ये नुकसान हुआ होता तो हम इसको लॉस के खाते में डालते। ठीक है, तो अब रेवोल्यूशन अकाउंट जो क्रेडिट साइड में ज़्यादा था 1,12,000, इसको हम डेबिट करेंगे ताकि रेवोल्यूशन अकाउंट से कट जाए, और इसके बदले में हम क्रेडिट में गेन ऑन रेवोल्यूशन लिख देंगे। चूँकि हमें 1,12,000 का फ़ायदा हुआ तो रेवोल्यूशन अकाउंट के जो पैसे हैं फ़ायदे के, इसको हम गेन में डाल देंगे, यानी मुनाफे में। तो अब गेन ऑन रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1,12,000, जो कि हमारा फ़ायदा है। अब इस गेन को जो है तीनों पार्टनर्स तकसीम करेंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि तीनों के नफ़े नुकसान का जो रेशो है वो 1-1-1 है। तो तीनों जो है सलीम, उसामा और तला 1-1% तीनों 3 हिस्से कर लेंगे इस मुनाफे का और अपने कैपिटल में डाल लेंगे। तो अब हम जो क्या करेंगे, गेन ऑन रेवोल्यूशन जो क्रेडिट में था इसको डेबिट करके गेन ऑन रेवोल्यूशन को गेन ऑन रेवोल्यूशन से काट देंगे, और ये जो पैसे है वो तीनों आपस में डिवाइड कर लेंगे, सलीम, उसामा और तला। अब मुनाफा हुआ 1,12,000। 1,12,000 को चूँकि तीनों को एक एक हिस्सा देना है, तो 1,12,000 को 3 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सलीम को मिलेंगे 37,333, जबकि उसामा को मिलेंगे 37,333, और जबकि किसी एक को हम 1 रुपया ज़्यादा दे देंगे, किसी को भी दे सकते हैं, और तलहा को मिलेंगे 37,334। इस तरीके से ये तीनों जो है पार्टनर्स एक एक हिस्सा जो बराबर बराबर का है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1,12,000 लिखकर हम जो है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो देखें आंसर क्या आया, 37,333। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू भी मिल गई। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं कि एक बंदा जो है, एक शख्स जो है वो पार्टनरशिप से रिटायर हो गया है, और वो है तलहा। तो तलहा जो है ये पार्टनरशिप से रिटायर हो गया, और तलहा की जो बुक वैल्यू 2,50,000 है, यानी कि जितनी जो रेट है उसी जो रेट लिखी हुई हो और वही रेट जो है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। तो 2,50,000 इसकी बुक वैल्यू यानी इसकी अपनी कैपिटल है। तो ये चूँकि जा रहा है तो कैपिटल चूँकि क्रेडिट था, जब कारोबार में पैसा डालते हैं लगाते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन जब निकाल लेते हैं कारोबार से पैसा निकाल लेते हैं तो कैपिटल घट जाता है, और कैपिटल जब घटता है तो क्रेडिट डेबिट हो जाता है। जब कैपिटल घट जाता है तो डेबिट हो जाता है। देखें आप, तलहा का जो कैपिटल है ये घट गया तो डेबिट हो गया, तो तलहा कैपिटल जो है 2,50,000 से डेबिट होगा, लेकिन साथ साथ इसको मुनाफा हुआ था वो भी लेके जा रहा है। तो ये चूँकि कैपिटल में हमने शामिल किया था तो तो वो अपना मुनाफा भी ले जाएगा। तो इसको जो मुनाफा हुआ था वो हुआ था 37,334। तो इन दोनों को जब जमा कर लेंगे तो कुल कीमत इसकी हो जाएगी 2,87,334। तो ये जो है इसका कैपिटल चूँकि अपने कारोबार से लेके जा रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल जब घटे तो डेबिट होता है। इसके बदले में अब इसको क्या दिया जा रहा है, देखें सवाल में लिखा हुआ है, आप पीछे अगर आप सवाल देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट के अंदर के इनके पास कैश की सूरत में 30,000 थे, और सवाल में भी यही लिखा हुआ था कि जो अवेलेबल कैश है वो दे देंगे। तो अवेलेबल कैश कितना है 30,000, तो एक तो इसको 30,000 दे देंगे। फिर सवाल में लिखा हुआ है मज़ीद कि बाकी जो रिमेनिंग पैसे हैं वो इसको नोट्स पेएबल देंगे, और आपको मैंने कहा था कि बताऊंगा कि नोट्स पेएबल क्या होता है। तो नोट्स पेएबल जो है ये इसको रिमेनिंग में कितने होते हैं, तो आप देखें इसका जो कैपिटल है उसकी मालियत है 2,87,334। ठीक है, इसमें से हम 30,000 कैश के निकाल लें
तो बाकी बच जाते हैं 2,57,334 यानी 2,57,334। तो ये जो रिमेनिंग है ये इसको हम नोट पेएबल एक लिख के दे देंगे कि भाई ये पैसे हम आपको बाद में दे देंगे। ये लिखा पढ़ी का जो काम होता है किसी कागज़ में लिख के दे देते हैं, तो ये इसको नोट पेएबल कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैं आपको इसके बारे में ये बताऊं तो नोट्स पेएबल की तारीफ़ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी से कोई कर्ज़ लेते हैं या कर्ज़ लेन का जो लेन देन होता है इसकी एक लिखा पढ़ी हो जाती है, तो उसको याद रखने के लिए एक नोट्स पेएबल या नोट्स रिसीवेबल होता है। तो यहाँ चूँकि नोट्स पेएबल है तो उसको चूँकि अदा करने हैं तलहा को, तो इसलिए जो है वो कागज़ में लिख के दे देते हैं, तो उसको नोट्स पेएबल कहते हैं। और ये जब पेमेंट हम जब तलहा को दे देंगे ये दोनों बाकी के सलीम और उसामा, तो जब सलीम और उसामा ये पेमेंट कर देंगे तो उस वक्त नोट्स पेएबल जो है ये डेबिट हो जाएगा। लेकिन चूँकि हमारा इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताया गया है कि हमें जो रिमेनिंग जो है वो नोट्स पेएबल की सूरत में दे देने, तो हमने नोट्स पेएबल की सूरत में 2,57,334 दे दिए। ठीक है, अब ये दे दिए तो इस तरीके से एक तो इसको कैश दे दिया गया 30,000, दूसरा नोट्स पेएबल दे दिया गया। इस तरीके से ये कारोबार से नोट्स पेएबल और 30,000 कैश की सूरत में पैसे लेके रिटायर हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला मामला हल हो गया। अब देखें, अब दूसरा मामला ये था कि प्रीपेयर रेगुलेशन अकाउंट। अब यानी कि पहली इसकी डिमांड थी कि एंट्रीज़ की, तो हमने बना ली। अब दूसरी इसकी जो डिमांड है सवाल की वो ये है कि रेगुलेशन अकाउंट को कह रहा है। अब देखें रेगुलेशन अकाउंट की जो ये कह रहा है कि प्रीपेयर रेगुलेशन अकाउंट, तो हम जो रेगुलेशन का टी अकाउंट बना रहे हैं उसमें करना ये है कि जो डेबिट साइड पे रेगुलेशन की वैल्यू है वो लिख देंगे। तो डेबिट साइड में एक तो 15,000 रुपये हैं, तो चूँकि रेगुलेशन अकाउंट 15,000 से डेबिट हुआ है पहली एंट्री में देखें आप, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। चूँकि इसके सामने अलाउंस फॉर बेड डेब्ट्स है तो अलाउंस फॉर बेड डेब्ट जो है इसके सामने लिख देंगे। इसी तरह डेबिट साइड में तीसरी एंट्री में भी लिखा हुआ है डेबिट साइड पे 40,000 रुपये, तो हम रेगुलेशन अकाउंट में एक तो 40,000 लिख देंगे और इसके सामने चूँकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ रहा है तो वो लिख देंगे। तो डेबिट साइड की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब रेगुलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बीच वाली एंट्री लिखेंगे यानी दूसरी एंट्री, क्योंकि रेगुलेशन अकाउंट दूसरी एंट्री में क्रेडिट साइड पे है, तो हम रेगुलेशन अकाउंट में ये जो 1,67,000 इसको लिखेंगे और चूंकि इसके सामने लैंड और बिल्डिंग है तो वो लिख देंगे। तो इस तरह हमारा रेगुलेशन अकाउंट जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेशन की इन तीन के अलावा कोई चौथी एंट्री नहीं है। अब आप रेगुलेशन अकाउंट पे अगर नज़र डालें तो हमने डेबिट साइड पे 15,000 और 40,000 लिखे हैं, और जबकि रेगुलेशन के क्रेडिट साइड पे हमने लैंड और बिल्डिंग के 1,67,000 लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1,67,000 में से जो कि क्रेडिट साइड पे है इसके डेबिट को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो 1,12,000 जो हैं ये चूँकि हमने कैपिटल में डाले थे और इसको गेन को डेबिट किया था, इसलिए यहाँ पर गेन ऑन रेगुलेशन जो है इसको हम सामने लिख देंगे, क्योंकि ये 1,12,000 जो है ये हमें फ़ायदा हुआ था रेगुलेशन में, तो सामने हमने जो लिख दिया गेन ऑन रेगुलेशन। तो इस तरह से दोनों साइड बराबर हो गए 1,67,000 यानी कि 1,67,000। अब इस सवाल की जो तीसरी डिमांड थी वो ये थी कि हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो आज हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो पुरानी बैलेंस शीट थी और उसमें हमें तब्दीली ये करनी है कि हमें देखना है कि क्या रहा, क्या भर गया, क्या घट गया, वो करना है हमें। ठीक है, तो आ जाएँ। सबसे पहले देखें पुरानी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 30,000 कैश। तो चूँकि हमने कैश तो तलहा को दे दिए तो वो तो कैश तो नहीं रहा, तो हम कैश लिखेंगे नहीं। इसके बाद आ जाएँ आप अकाउंट रिसीवेबल को। अकाउंट रिसीवेबल में ये है कि इसकी कुल मालियत 1,50,000 है, लेकिन हमने अलाउंस फॉर बेड डेब्ट्स यानी जो पैसे डूब गए नहीं मिलने के थे 10% यानी 10%, वो हमने कैलकुलेशन किया था। तो 1,50,000 जो मिलने थे इसमें से 15,000 जब नहीं मिलेंगे तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग ले जाएंगे 1,35,000। तो 1,35,000 जो अकाउंट रिसीवेबल की रिमेनिंग वैल्यू रह गई, जो कि बैलेंस शीट में हम लिख लेंगे। ठीक है, ये 15,000 हमने माइनस कर दिए। अब इसके बाद आ जाए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है इसमें ये है कि इसकी कुल मालियत 1,10,000 थी, और हमने अभी पीछे पढ़ा हमने
कि इसकी ये 40,000 कम हो गए, इसकी मालियत गिर गई, तो 1,10,000 में से जब 40,000 चले जाएंगे तो रिमेनिंग 70,000 रह जाएंगे। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है 1,10,000 थी, उसमें से 40 चले गए तो 70 रह गए। तो पहले बैलेंस शीट में जो 1,10,000 लिखे थे, अब हम 70,000 लिखेंगे। अब आखिरी जो रह गया लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है इसकी मालियत थी 8,35,000, 8,35,000, और उस पर 20% जो है इंक्रीज़ हुआ था, यानी 1,67,000। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 135,000 और 167,000, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,02,000 रुपये। 10,02,000 रुपये इसकी नई वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि पुरानी वैल्यू जो थी 8,35,000 थी और फिर इस पर 20% हमारा इंक्रीज़ हो गया था, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, तो वो इसमें हमने ऐड कर दिया। तो अब नई बैलेंस शीट में इसकी जो कुल मालियत है वो 10,02,000 रुपये है। अब हमने जब टोटल किया तो इसकी कुल कीमत आ रही है 12,07,000 रुपये, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट का। ठीक है, अब हम इसका क्रेडिट बैलेंस भी इतना ही आना चाहिए, वरना फिर ये सवाल हमारा गलत होगा। तो हम देखें अगर पीछे सवाल में, तो बैलेंस शीट के ये क्रेडिट में अगर आप वहाँ जाएँ तो देखें पहले अकाउंट पेएबल के 75,000 थे, तो वो तो यूज़ नहीं हुए ना, हमने पेमेंट भी नहीं की है, तो वो तो ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे 75,000। ठीक है, और इसके बाद अब आप आ जाएँ, इसमें एक चीज़ बढ़ा देंगे। अकाउंट पेएबल की तरह की एक और चीज़ होती है नोट पेएबल, जो कि हमने तलहा सलीम को पे करने हैं, तो वो भी अब कर्ज हमारा भर गया यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो वो भी ऐड कर देंगे। तो तलहा सलीम के हमें जो पेमेंट जो करनी है वो उसकी मालियत क्या है कि देखें आप, अगर ऊपर सवाल में तलहा का कैपिटल, एक तो हम तलहा जब रिटायर हुआ तो इसको क्या क्या देने थे, एक तो 2,50,000 देने थे और एक इसको गेन देना था, यानी कुल 2,87,000 था, 2,87,000 एंड 334 ये इसको तलहा को देने थे, जिसमें से हमने 30,000 दे दिए। अब बाकी नोट पेबल की सूरत में हमें कितने देने थे, 2,57,334। तो ये नोट पेबल भी देने, तो ये हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। इसके बाद अब सी तो चला गया, तो सी का कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि पिछली बैलेंस शीट में सी का कैपिटल लिखा था, वो हम नहीं लिखेंगे। तो सॉरी, सी का नहीं, मतलब तलहा सलीम का हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, या माजरत, मैंने सी कह दिया, इसके लिए माजरत। तो तलहा सलीम का हम कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो रिटायर हो गया। अब इसकी जगह अब हम कौन कौन रह गए, एक सलीम रह गया और एक उसामा रह गया। ठीक है, तो सलीम का कैपिटल हम लिखेंगे। अब सलीम का कैपिटल कितना लिखेंगे, तो हम यहाँ पर सलीम का कैपिटल लिखेंगे, पहले था 3,80,000 और इसको फ़ायदा हुआ 37,333। इन दोनों को जब टोटल कर लेंगे तो सलीम का कैपिटल हो जाएगा 4,17,333, जबकि उसामा का कैपिटल क्या हो जाएगा, उसामा का पुराना कैपिटल था 4,20,000, 4,20,000, और इसका भी मुनाफा हुआ था 37,333। इन दोनों को भी जमा कर लेंगे तो अब उसामा का कैपिटल कितना हो गया, 4,57,333। इन सब को अब दोबारा जब हम जमा करेंगे तो देखें हमारा जो है ये बैलेंस शीट बिल्कुल सही रही कि इन टोटल सबका टोटल करने से हमारा जो आंसर आया वो आया 12,07,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सवाल अपना मुकम्मल कर लिया। तो हमने ये देखा कि ये रिटायरमेंट का सवाल जो पार्टनरशिप का था कि कोई बंदा रिटायर होता है तो इसको किस तरीके से हल करते हैं, किस तरीके से इसमें चेंजिंग आती है बैलेंस शीट के अंदर, पहले बैलेंस शीट क्या होती है, दोबारा क्या बन जाती है, अगर बैलेंस शीट में कोई चीज़ चली जाए तो उसको नहीं लिखते हैं, किसी चीज़ में तब्दीली आ जाए तो तब्दील कर लेते हैं, कैपिटल अगर बढ़ जाए तो बढ़ावा लिखते हैं, घट जाए तो घटावा लिखते हैं, कोई चीज़ अगर नहीं आ जाए तो वो डाल देते हैं, कोई चीज़ कम हो जाए तो कर देते हैं। लेकिन मेन बात ये कहनी है कि बैलेंस शीट में जब आप टोटल करेंगे और कोई गड़बड़ नहीं की होगी किसी ने, तो इस सूरत में दोनों साइडों पर एक ही जवाब आएगा। तो मेरे ख्याल से इस सवाल को मैंने मेरे ख्याल से सही तरीके से समझाया है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं रिटायरमेंट के मुतालिक। और कोई सवाल, ये सवाल जो है सेकेंड ईयर में भी इस्तेमाल होता है, मतलब इंटर की क्लासेस में भी आता है और बीकॉम की क्लासेस में भी आता है। तो कोई सवाल हो तो कर लिया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताएं, मैसेज छोड़ें मेरे लिए, मैं आपको जवाब दूंगा।
बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।